नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने जीत के लिए कितनी मेहनत की थी वो तो रिजल्ट से साफ हो चुका है, लेकिन बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेसियों को कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई उसके नेता राहुल गांधी को ही एक और चुनावी हार का जिम्मेदार न बता दे। और यकीन मानिए, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है राहुल की टीम। हमने तो रिजल्ट देखा, कौन कितने वोटों से जीता उसका हिसाब किताब देखा, किसकी जीत का अंतर कितना बड़ा या कितना कम था यह भी देखा, लेकिन टीम राहुल बिहार के चुनावी आंकड़ों में तरह तरह के नंबर गेम निकाल कर ला रही, तरह तरह के नंबर वाले पैटर्न निकालकर सामने ला रही है। और वो भी सिर्फ साबित करने के लिए कि देख लीजिए, दोष हमारे नेता राहुल गांधी का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का था। टीम राहुल इन आंकड़ों से साबित करना चाहती है कि देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली है, और इसीलिए उनके नेता राहुल गांधी पर इस पराजय की छाया बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। कांग्रेस के भीतर राहुल का सबसे विश्वास पात्र बनने की इस दौड़ में सुप्रिया श्रीनेत सबसे आगे दिख रही हैं, और आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव को लेकर कौन कौन सा नंबर गेम खेलकर राहुल को बेगुनाह साबित करने के मिशन में जुटी हुई है। जरा देखिए। तो इन्होंने एक एक्स पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा, सुप्रिया श्रीनेत ने, कि ज्ञानेश जी, ये ईवीएम वाली 122 की सेटिंग का माजरा क्या है। और उसमें उन्होंने 4-5 स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से है। इसमें देखिए, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह बबलू, बीरेंद्र कुमार और कृष्ण कुमार ऋषि, इन 5 नेताओं के जीत का इसमें आंकड़ा है कि उनको कितने वोट मिले और उन्होंने कितने मार्जिन से जीत दर्ज की। अब इसमें इन्होंने क्या गेम निकाला, जरा देखिए इसको। उसमें उन्होंने देखा कि अच्छा, इन सबको जो है 1,22,480 वोट मिले। सम्राट चौधरी को, विजय कुमार सिन्हा को मिले 1,22,408 वोट, नीरज कुमार सिंह को मिले 1,22,491 वोट, बीरेंद्र कुमार को मिले 1,22,773 वोट, और कृष्ण कुमार ऋषि को मिले 1,22,494 वोट। अब सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि भाई, ये इन 5 को 1,22,000 ही क्यों मिला, 1,21,000, 1,20,000 क्यों नहीं मिला। अब इस तरह की अब इसका क्या लॉजिक है, जरा आप दिमाग लगाइएगा, खुद सोचिएगा कि इस तरह के सवाल के पीछे क्या तर्क हो सकता है, क्या दलील हो सकती है, और ये कैसे बिल्कुल बेतुकी बात है, बेबुनियाद बात है, ये बेसिर पैर की बात है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत आगे क्या कह रही हैं। उन्होंने एक और एक्स पोस्ट किया, उसमें लिख रहे हैं कि अरे, ईवीएम में तो 100 की सेटिंग भी है। जरा सोचिए कि निशाना किस तरफ, कहां टारगेट किया जा रहा है कि ईवीएम में तो 100 की भी सेटिंग है। ज्ञानेश जी, कुछ तो बोलिए। और देखिए, उसमें इन्होंने 6 बल्कि 8 नेताओं का इन्होंने एक स्क्रीनशॉट निकाला उनकी जीत का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, और इसमें इन्होंने दिखाया कि इन सब को 1 लाख प्लस वोट मिले हैं। अब 1 लाख, इसमें देखिए, सबसे तारकिशोर प्रसाद जो कि पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इनको 1,255 वोट मिले। सुरेंद्र मेहता हैं, इनको 1,343 वोट मिले। इसी तरीके से संजय कुमार पांडे हैं, 1,44 वोट मिले, और रंजन कुमार 1,477 वोट मिले। इस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई, ये 1 लाख, ये सबको 1 लाख ही क्यों मिल रहा है। कमाल है भाई। अब ये सोचिए कि ये तो, चूंकि इनके पास 89 विधायक हैं, तो भाई इसमें से 4, 5, 6 आपने निकाल लिए। लेकिन यही नंबर गेम हमने कांग्रेस के आंकड़े पे भी जरा सा लगा कर देखा, और हमको लगा कि क्या कांग्रेस के आंकड़ों में भी कुछ ऐसा ही दिखता है क्या। तो जिनके 6 विधायक जीते हैं, इनके तो 89 जीते हैं भाई। 89 में 2, 4, 5 मैच कर सकते हैं। इनके 6 विधायक जीते, उसमें से 2 के नंबर देखिए। ये हैं अररिया से जीतने वाले अबिदुर रहमान कांग्रेस के टिकट पे जीते, और ये हैं मोहम्मद कमरुल हुदा। ये कमरुल हुदा और मोहम्मद अबिदुर रहमान का जरा जीत का आंकड़ा देखिए। इनको मिले 91,529 वोट, इनको मिले 89,669 वोट। लेकिन अगर इसी तर्ज पे, जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ये 100 की सेटिंग है, ये 122 की सेटिंग है, अगर ऐसा ही है तो कोई ये पूछ सकता है कि सुप्रिया श्रीनेत से या कांग्रेस से कि 121, 127 वाली कौन सी सेटिंग है भाई।
ये 127 की कौन सी सेटिंग थी कि ये भी अगर आप देखेंगे तो 12,741 वोट से जीते और ये जीते 12,794 वोट। इसमें भी 127 कॉमन है और इसमें भी 127 कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि चुनाव आयोग ने जो उनके ईवीएम में कोई 127 की सेटिंग थी, जिसकी वजह से इनको 12,741 वोट से इनको जीत मिली और उनको 12,794 वोट से। तो ये क्या बेतुकी बात है। लेकिन यही बेतुकी बात को एक जरिया बनाया जा रहा है, टूल बनाया जा रहा है, यह साबित करने के लिए कि इसके पीछे इलेक्शन कमीशन की कोई चाल है। लेकिन चूंकि भाई यहां तो चूंकि कांग्रेस को 6 ही सीट मिली, तो उसमें क्या ही हम खंगालते। तो हमने कहा कि जरा कांग्रेस जहां दूसरे राज्यों में जहां उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, जरा वहां के आंकड़े भी देखना चाहिए। तो जरा हम हिमाचल के आंकड़े हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए। और अगर सुप्रिया सनेत का अगर वही वाला लॉजिक हिमाचल में लगा दिया जाए तो वहां भी आपको कुछ इस तरह के आंकड़े दिखेंगे। अब वो कोई कहेगा कि भाई ये 327 वाली सेटिंग थी ईवीएम में, इसलिए कांग्रेस चुनाव जीत गई हिमाचल में। क्यों? क्योंकि वहां पर चंबा, चिंतपूर्णी, इन दोनों जगहों से यहां देखिएगा कि ये 32,783 और 32,712 इतने वोट मिले इनके कैंडिडेट को। यहां से नीरज नायर थे और यहां से सुदर्शन सिंह बबलू। तो भाई इन लोगों को 32,783 और 32,712 वोट मिले और इसमें 327 कॉमन है। इसका मतलब क्या कि उसके ईवीएम में कोई 327 की सेटिंग थी, इसलिए नंबर आ गया। मतलब इससे ज्यादा बेतुकी बात कोई क्या हो सकती है। लेकिन यही बेतुकी बात कांग्रेस कर रही है और उसके बाद कहेगी कि हमको तो पब्लिक वोट नहीं देती। भाई इस तरह की बेसिर पैर की बात करेंगे तो कौन यकीन करेगा भाई। अब जरा देखिए इसी तरीके से ये हिमाचल में ही रोहड़ू, और जरा दिखाइए, पहले एक बार पीछे जाइए, हिमाचल के ही आंकड़े जरा दिखाते हैं हम एक बार फिर से आपको। इसी ढंग से देखिए कुल्लू और बरसर, ये भी दोनों कांग्रेस की जीती हुई सीटें हैं। सुंदर सिंह ठाकुर और इंदर दत्त लखनपाल। यहां देखिए, यहां पर कोई कहेगा कि यहां पर 302 की सेटिंग कर रखी थी कांग्रेस ने। 302 की सेटिंग के बगैर जीत ही नहीं पाती, क्योंकि यहां 30,286 और 30,293 वोट मिले। तो क्या यहां पर ईवीएम में 302 की सेटिंग थी, इसलिए 30,200 समथिंग वोट मिले उनको? क्या फालतू की बातें हैं भाई, लेकिन की जा रही है। कांग्रेस का मन है, कर रहे हैं लोग, और उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उसको यकीन कर रहे हैं, उस पर उसको रीट्वीट कर रहे हैं भाई। और वो कह रहे हैं कि हां, अगर निश्चित रूप से इसमें कुछ झोल है। और ऐसा कहने वाले कैसे कैसे लोग हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। जरा आगे दिखाइए। इसी तरीके से हमने जरा देखा कि तेलंगाना में भी इन्होंने ठीक ठाक इनके नतीजे रहे हैं। जरा वहां भी कुछ इस तरह की सेटिंग चल रही थी क्या कांग्रेस की चुनाव आयोग से। तो हमने देखा, तो यहां देखिए कोडंगल से कांग्रेस के रेवंत रेड्डी खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं, उसके अलावा वानापर्थी से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे और नालगोंडा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मेघा रेड्डी टुडी और वेंकट रेड्डी, इन तीनों के जरा देखिए, इनके आंकड़े देखिए। ये इनको मिले वोट हैं 1,07,429, 1,07,115, 1,07,405। तो यहां भी 107 वाली सेटिंग थी ईवीएम में, तभी ये जीत पाए। वरना कहां सरकार बन पाती कांग्रेस की तेलंगाना में, नहीं बन पाती भाई। वो तो इस तरह से 107 वाली सेटिंग कर रखी थी चुनाव आयोग ने, और तभी ये चुनाव जीत पाए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये सेटिंग कब और कैसे करवाया उन्होंने। और भाई इस तरह की सेटिंग करके चुनाव जीत रहे हैं क्या वो। अब जरा देखिए कर्नाटक में, इसी तरीके से कर्नाटक का देखिए, ये है बंगारपेट, कारवार और चामराजपेट। ये जगह से, ये इसके अलावा भी है वहां मुधोल, कित्तूर और नारसीपुर। ये यहां के हमने जरा आंकड़े देखे तो यहां कोई कह सकता है कि ये निश्चित रूप से 77 वाली सेटिंग रही होगी, क्योंकि ये सारी 6 की 6 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 वोट मिले। देखिए 77,292 बंगारपेट में, 77,445 कारवार में, चामराजपेट में 77,631, मुधोल में 77,298, कित्तूर में 77,536 और नारसीपुर में 77,884। भाई ये पूछना चाहिए कांग्रेस से कि ये 77 वाली सेटिंग कब और कैसे करवाई चुनाव आयोग से उसने मिलकर। और कोई ऐसे चुनाव जीतता है क्या ऐसे सेटिंग करके? उसको जवाब देना चाहिए ना इसका।
सुप्रिया श्रीनेत को इसका जवाब देना चाहिए कि 77 वाली कौन सी सेटिंग थी ईवीएम में। कमाल चल रहा है भाई। कांग्रेस के लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, और उनको यकीन करने वाले लोग उस पर शायद यकीन भी कर रहे हैं भाई। इसके अलावा ये तो हो गई सिर्फ कांग्रेस की बात। एक आध और ऐसे ही हम जब स्कैन कर रहे थे तो एक और रोचक डेटा हमको मिल गया, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ये झारखंड जेएमएम उनके सहयोगी हैं, उनके सहयोगियों को भी पूछना चाहिए कि ये 95 वाली सेटिंग करके चुनाव जीते थे क्या। ये देखिए जरा, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद, ये सब 95 वाली सेटिंग करके जीते हैं चुनाव। कांग्रेस की अगर माने तो ये सब 95 की सेटिंग ईवीएम में उन्होंने करवा रखी थी, तभी सबको 95,000 वोट मिले हैं एक तरफा। देखिए 95,612 हेमंत सोरेन को, 95,685 बसंत सोरेन को, 95,170 योगेंद्र प्रसाद को और 95,527 मथुरा प्रसाद को। सब 95 की सेटिंग करके चुनाव जीतने वाले लोग हैं। ईवीएम में सब ने 95 की सेटिंग करवाई होगी। यह कह रही है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की दलील और कांग्रेस का जो लॉजिक है अगर लगा देंगे आप ऐसे, तो आपको ऐसे ऐसे आंकड़े मिलेंगे कि आप सिर पकड़ लेंगे कि अरे क्या ही चल रहा है भाई। लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं और उस पर यकीन करने वाले लोग यकीन कर रहे हैं। अब लेकिन सवाल यह है कि टीम राहुल के भीतर सुप्रिया श्रीनेत जैसे उभरते हुए जो चेहरे हैं, उनको ऐसा नंबर गेम खेलने के लिए प्रेरणा कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब भी जरा देखिए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आज का ही सोशल मीडिया पोस्ट है, जो भी आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे। दिग्विजय सिंह, जिन्हें एक जमाने में राहुल गांधी का राजनीतिक कोच कहा जाता था, वो टीम राहुल की नई काडर को किस उत्साही पंक्तियों के साथ प्रेरित करने में जुटे हुए हैं, जरा इस पर गौर करिए। दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं कि सुप्रिया जी, मैं तो पिछले 8 सालों से कह रहा हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जनता नहीं ईवीएम जिता रही है। अब उनमें चुनाव आयोग भी शामिल हो गई, और इसी के आगे दिग्विजय सिंह एक सलाह भी देते दिख रहे हैं और वो रास्ता दिखा रहे हैं। लिख रहे हैं कि कांग्रेस को बंद कमरों की बैठक के बजाय सड़क पर उतरकर एसआईआर में संलग्न बीएलओ से लेकर जितने भी शासकीय कर्मचारी और अधिकारी मतदाता सूची कार्य में संलग्न हैं, उनको घेरना चाहिए। जिन राज्यों में डबल इंजन सरकार है, वहां उनके घरों पर जाकर मतदाताओं की बैठक लो। अभी तो ये लोग बीजेपी के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। और इस पोस्ट के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा और अपने बेटे जयवर्धन सिंह को भी टैग किया है। तो एक तरह से दिग्गी राजा ने सीसी में सबको रख लिया है, सिवाय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के। लेकिन उनसे किसी को पूछना चाहिए, कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि बिहार में एसआईआर हुआ तो कहां थे उनके कार्यकर्ता भाई? उस समय घेरना चाहिए था। अब चुनाव होने के बाद घेर कर क्या फायदा है? घेरना ही था तो चुनाव के पहले घेर लेते। जाना चाहिए था कहीं पर ले जाकर के 150 एप्लीकेशन की, भाई हां जी इनका नाम गलत काट दिया, इनका नाम जो है वो गलत तरीके से जोड़ दिया, ये जी ये घुसपैठियों को काटने की बजाय आपने किसी जेन्युइन वोटर का काट दिया। जोड़ना चाहिए था ना उनको जाकर के वहां प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने तो तब नहीं किया। अब जब चुनाव हार गए तो कह रहे हैं कि बीएलओ को घेरो और जाकर के चुनाव आयोग को घेरो। भाई अब इस तरह के घेराव का क्या फायदा है जब चिड़िया चुग गई खेत? क्योंकि आपके पास उस समय घेरने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए कुछ था नहीं। आपके कार्यकर्ताओं के पास एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो एक कह सके कि हां जी इसका नाम गलत तरीके से कट गया। और जो 2-4 लोग अगर कहीं होंगे भी जिनका नाम गलती से कटा होगा, उसमें निश्चित रूप से कोई टेक्निकल मिस्टेक रही होगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो उन्होंने समय पर अपील नहीं की होगी, वरना लोगों के नाम इतनी बड़ी संख्या में रिवीजन का काम हुआ, कहीं भी यह मुद्दा नहीं था। पूरे चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं था एसआईआर का, रिवीजन का कोई मुद्दा नहीं था। क्यों? क्योंकि आप फर्जी मुद्दे उठा रहे हैं भाई। और अगर असली मुद्दे होते तो आपके कार्यकर्ताओं को ऐसे लोग सैकड़ों की संख्या में मिलते, हजारों की संख्या में मिलते, जिनके की नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, और आप उनको लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे। लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि असल में कोई है ही नहीं। अब आपको एक्स पर पोस्ट करना है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। खैर, दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से यह बात साफ हो गई है कि अभी भी राहुल गांधी को दिग्गी राजा की ट्रेनिंग याद है। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल चुनाव के बीच लगातार जेएनजी को सड़क पर उतरने के लिए उत्साहित कर रहे थे।
और यहां दिग्गी राजा खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग की टीम को, बीएलओ को घेरने की बात कर रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि क्या इस आह्वान के साथ दिग्विजय सिंह देश में एक अराजकता का माहौल लाना चाहते? और हैरानी की बात तो यह है कि जो विपक्षी नेता संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसे सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं, वही पीएम मोदी को डिक्टेटर बताते हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। और यकीन मानिए कि हार की वजहों की राजनीतिक पड़ताल करने या उसका एक ईमानदार आत्ममंथन करने की बजाय सीधे सीधे चुनाव आयोग को दोषी बता देने या किसी और पर ठीकरा फोड़ देने का जो ट्रेंड है, वो कमोबेश सारी विपक्षी पार्टियों में फैलता जा रहा है। जैसे देखिए, आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, अभी ये कह रहे थे कि हर ईवीएम में 25-25 हजार वोट पहले से मौजूद थे। एक बार पहले उनका बयान सुनिए और फिर आपको उनके दावे की सच्चाई भी बताऊंगा। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। तो जगदानंद सिंह सवाल कर रहे हैं कि देश कहां जा रहा है। भाई सवाल यह होना चाहिए कि विपक्ष कहां जा रहा है, भाई किस रास्ते जा रहा है, कौन से सवाल उठा रहा है, किसके मुद्दे उठा रहा है। मतलब अपनी हार का उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय, उस पर मंथन करने की बजाय आप ऐसे बेतुकी बात कर रहे हैं जिसका कि कोई मतलब, जिसके बेसिर पैर की बात। तो सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि ये विपक्ष कहां जा रहा है, भाई कहां जाना चाहता है, और जहां पहुंच गया है वहां से आगे की भी कोई राह है क्या। चुनाव आयोग ने जगदानंद सिंह के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी दिया है और यह साबित कर दिया है कि जगदानंद सिंह के बयान में एक पैसे का सच नहीं। चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया और उसमें राजनीतिक दलों या दूसरे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की भूमिका की याद दिलाते हुए कहा है कि जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं वो तकनीकी रूप से असंभव है और प्रक्रिया के तौर पर एकदम झूठ है। आयोग ने खुद ही जगदानंद सिंह के दावे का फैक्ट चेक कर दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि जगदानंद सिंह अपने इस लॉजिक से अपनी ही पार्टी के पोलिंग एजेंट के साइन, जो उनके जो दस्तखत किए हुए कागज हैं, उसको एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि मतदान के दौरान आरजेडी के किसी पोलिंग एजेंट ने किसी बूथ पर कहीं कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। तो अगर 25,000 वोट अगर पहले से दर्ज थे तो भाई जगदानंद सिंह को ऐसा पता नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। जगदानंद सिंह बहुत सीजन्ड और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो ये बात क्यों कह रहे हैं, ये सोचकर कई बार हैरानी होती है, क्योंकि सबको पता है कि चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे जब वोटिंग की शुरुआत होती है, मतदान की शुरुआत होती है, तो कैसे उसको पहले सारे पोलिंग एजेंट के सामने उसको खोला जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद जब मतदान खत्म होता है उसके बाद सारे वोट गिन करके और उसके बाद पर्ची पर उसको भर करके सबके साइन लिए जाते हैं। भाई कितने वोट कहां, उसके बाद जब वहां मतगणना शुरू होती है सबका मिलान होता है। इसमें कोई कह देगा कि 25,000 वोट पहले से थे, कैसी बात है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के दिन वोटिंग शुरू करने से पहले सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के सामने ईवीएम चेक होता है बाकायदा। उसमें दर्ज वोट की संख्या 0 है या नहीं, ये पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ जी 0-0 दिखा रहा है ना। उसके बाद सब वो एक मॉक पोल का हिस्सा बनते हैं, जिसमें कि हर एजेंट कुछ वोट डालकर चेक करता है कि वोट सही कैंडिडेट के सामने दर्ज हो रहा है या नहीं, और जितने वोट हमने उसमें ईवीएम में डाले वो उतना ही दिखा रहा है या उससे कम या ज्यादा दिखा रहा है। उसका जब मॉक पोल हो जाता है उसके बाद ईवीएम को दोबारा वापस से 0 कर देते हैं, और उसके बाद पोलिंग एजेंट मॉक पोल के प्रमाण पत्र पर साइन करते हैं कि मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। और अगर जगदानंद सिंह जो दावा कर रहे हैं वही सही था, तो फिर आरजेडी के किसी एजेंट ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। और अगर सभी ईवीएम में 25-25 हजार वोट अगर पड़े होते, तो आप सोचिए कि एक एक बूथ पर 4-4, 5-5 ईवीएम कई बार होते हैं, अगर बड़ा बूथ है तो एक ही बूथ से उनको 2 लाख वोट आ जाना चाहिए था। अरे किसी जो 1 लाख वोट जिसको मिल जाता है ना विधानसभा चुनाव में, वो विनिंग कैंडिडेट होता है। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप।
अगर हर ईवीएम में अगर 25,000 वोट थे तो एक एक प्रत्याशी को 25-25 लाख वोट मिलने चाहिए थे। इतने तो लोकसभा में पूरे मतदाताओं की संख्या नहीं होती जितने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल रहे हैं। और तो और आयोग ने यह भी बताया कि आरजेडी के किसी एजेंट ने ईवीएम का सील टूटे होने या किसी तरीके से कोई और शिकायत उन्होंने नहीं की। आयोग ने कहा कि राजद के पोलिंग एजेंट्स ने मॉक पोल सर्टिफिकेट, मतदान के मतों का हिसाब बताने वाला फॉर्म 17, ये सब पर साइन करने के पहले किसी तरह की कहीं कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। यानी जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई से कोई उसका रिश्ता नहीं। यही वजह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की इस राजनीति के खिलाफ आज देश भर के 272 रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स उतर आए हैं और उन्होंने एक ओपन लेटर जारी किया है। और इसमें लोकसभा के नेता विपक्ष जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी की जो पूरी राजनीति है उसकी उसमें आलोचना की गई है। और इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता जा रहा है। और यह बात जो कहा जा रहा है इस लेटर में, इसमें कहीं से कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि आज विपक्ष की राजनीति जिस तरह की है उससे ऐसा लगता है कि ये अपनी हार को असल में लोकतंत्र की हार बताने में तुले हुए हैं। इनको ये साबित कर देना है कि अगर हम जीतेंगे तभी ये लोकतंत्र जीतेगा, जब तक हम हारते रहेंगे तब तक ये देश का लोकतंत्र भी हारता रहे। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि राम मंदिर के ऊपर लगने वाले धर्म ध्वज को लेकर क्यों ये चर्चा तेज है कि इसके पीछे हिंदू राष्ट्र का सीक्रेट कनेक्शन है। श्री राम 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 जय जय श्री राम। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का शुभारंभ हुआ था और दुनिया भर के सनातनियों के लिए वो जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया था, क्योंकि वो खास पल 550 सालों की प्रतीक्षा और परीक्षा का फल था। हिंदुओं की अनगिनत पीढ़ियों ने जो सपना अपने मन में संजोए रखा था वो साकार हुआ था। राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक 21 महीने बाद अब अयोध्या में एक और बेहद खास पल जोर शोर से उसकी तैयारी हो रही है। अब अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की बारी है। 25 नवंबर को पीएम मोदी पूरे वैदिक विधि विधान से इसे फहराने वाले हैं। सनातन धर्म में किसी मंदिर के शिखर पर ध्वजा तब लगाई जाती है जब वहां निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, वो मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अयोध्या राम मंदिर के मामले में इसका अर्थ सामान्य नहीं बल्कि बेहद खास हो जाता है। किसी धार्मिक ध्वजा के धर्म ध्वजा बनते ही उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। क्लियर कट में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना से राम राज्य से लेकर हिंदू राष्ट्र के सारे प्रतीक जुड़ते हैं और कैसे उसका पौराणिक कनेक्शन भी सामने आता है और कैसे भगवान राम के एक बड़े संकल्प की कहानी भी इससे जुड़ती है। इस कार्यक्रम के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ था तब 7000 विशिष्ट अतिथियों को उसमें न्योता दिया गया था और अब जो 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है तो ठीक उसी तर्ज पर विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है और इसके लिए भी 7000 विशिष्ट अतिथियों को न्योता भेजा गया है। यानी कि अगर कार्यक्रम का स्केल देखेंगे आप तो ये कमोबेश उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी। तो बड़े बड़े संत, धर्माचार्य, राजनीति, खेल, फिल्म, तमाम जो क्षेत्र हैं वह उनके दिग्गजों को इस मौके पर खास तौर से बुलाया गया है और उसकी वजह है राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा। क्योंकि ये सामान्य धार्मिक झंडा नहीं है, ये भगवान राम के कुल की ध्वजा है। ये सूर्यवंश का वही ध्वज है जिसके नीचे भगवान राम के पूर्वज सनातन की रक्षा का संकल्प लेते रहे। ये रघुकुल का वही धर्म ध्वज है जो वचन से नहीं डिगने की सनातनी गवाही है। ये वही धर्म ध्वज है दुनिया भर के सनातनी जिसकी सौगंध आज भी खाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाई। और हिंदू धर्म ग्रंथ बताते हैं कि सूर्यवंश के इसी धर्म ध्वजा के नीचे ली गई कसम की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र के साथ बालक राम और लक्ष्मण को भेज दिया था ताकि राक्षसों के जुल्म से ऋषि मुनियों और सनातनियों को बचाया जा सके, असुरों का संहार किया जा सके।
इसीलिए राम मंदिर पर सूर्यवंश की धर्म ध्वजा के लहराने का मतलब बहुत खास है, और उतना ही खास है पीएम मोदी के हाथों पूरे वैदिक विधि विधान से मंदिर शिखर पर इसकी स्थापना। एक तरफ राजा रामकाज के संकल्प की सिद्धि तो है ही, दूसरी तरफ रघुकुल की शपथ लेकर भारत में राम राज्य की स्थापना की सौगंध का प्रतीक भी है। अयोध्या के संत भी यही कह रहे हैं, सुनिए जरा। पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि मतलब कि राम राज्य, और एक सबसे बड़ा मैसेज आप नहीं देख रहे हैं, शायद कोई बता भी नहीं रहा है। बताने का मतलब है कि वह ध्वज जो है वह विवाह पंचमी के दिन लग रहा है। शायद नरेंद्र मोदी को यह आभास हो गया है कि राम जी आ गए हैं, और विवाह पंचमी के दिन अगर ध्वजारोहण करेंगे तो माँ जगत जननी जानकी भी आ जाएंगी। आद्या शक्ति माँ जगत जननी जानकी का उसी दिन विवाह का दिवस है। तो जब यहाँ पर धर्म ध्वजा फैलाई जाएगी तो सारे देश में धर्म का संदेश जाएगा। कि किसी राष्ट्र का शासनाध्यक्ष भगवान राम के चरणों में नतमस्तक होकर के उनकी ध्वजा को किस प्रकार से लहराता है, पूजन करता है, ये पूरे विश्व में सनातन का संदेश जाएगा। तो राम मंदिर के ऊपर स्थापित होने वाले सूर्यवंश के ध्वज का रंग भगवा है, जो सनातन का प्रतीक है, और इसके बीच में सूर्य है, जो अजय शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इसमें सूर्य के अंदर बीचों बीच ओम चिन्ह है, जो साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। इसके अलावा इस धर्म ध्वज में कोविदार वृक्ष का भी चिन्ह अंकित है, जिसे कचनार भी कहा जाता है, और यह सूर्यवंश की राजसत्ता का प्रतीक माना जाता है। कोविदार वो वृक्ष है जिसे देवताओं ने राजा दशरथ को उनकी वीरता के प्रतीक के रूप में दिया था। इन सारे प्रतीकों का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी है, और हरिवंश पुराण में भी है, जिसमें भगवान राम के कुल का पूरा पूरा वर्णन मिलता है। जहाँ तक प्रमाणित बात है तो हमारे सनातन धर्म को मुगलों ने जब मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया तो हमारे शंकराचार्य ने ध्वजा को स्थापित करके और सभी सनातन हिंदुओं को कहा कि आप अपना मंदिर, अपना धर्म स्थापना इस ध्वजा में ही समाहित करें और इस ध्वजा को ही पूजे। और जो उस राम मंदिर में धर्म ध्वज केसरिया भगवा ध्वज फहराने जा रहा है, ओम नमोस्तुते ध्वजाय सकल भुवन जन हिताय विभव सहित विमल चरित बोधकाय मंगलाय ते नमो नमः। सभी का सीधा उद्देश्य है कि हम सभी के मंगल कामना के लिए, विश्व के जय जयकार के लिए श्री राम जन्मभूमि से केसरिया धर्म ध्वज फहराने जा रहे हैं, और सभी को धर्म का संदेश देने जा रहे हैं, सभी को धर्म का बोध कराने जा रहे हैं। तो राम मंदिर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा से रघुकुल के अश्वमेध यज्ञ की कहानी भी जुड़ती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक अनुष्ठान है, जिसे एक राजा अपनी संप्रभुता और राज्य विस्तार की घोषणा के लिए करता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को 1 साल के लिए भूमंडल पर घुमाया जाता था, और उसके पीछे उसकी सेना चलती थी। घोड़े के ऊपर राजसी छत्र लगा होता था, जिसके ऊपर उस राजा के कुल का ध्वज लहराता था। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता था, उसके राजाओं को या तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या फिर युद्ध करना पड़ता था। ये घोड़ा लौटकर यज्ञ स्थल पर जब वापस आ जाता था, तब मान लिया जाता था कि उस वक्त के सभी राजाओं ने अश्वमेध करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। तब उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी दी जाती थी। अब भगवान राम के कुल सूर्यवंश का अश्वमेध कनेक्शन जरा समझिए, और क्यों यह बहुत खास है। तो भगवान राम के वंश में 1000 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ। भगवान राम के पिता दशरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और लंका विजय के 12 साल बाद भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। वाल्मीकि रामायण में उत्तर सर्ग में विस्तार से उसका वर्णन है, और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान राम को सूर्यवंश का महाप्रतापी राजा घोषित किया गया था, और तब भारतवर्ष के सभी राजाओं को अपने राज्यों में सूर्यवंश की धर्म ध्वजा को लगाना पड़ा था। भगवान राम के शस्त्र गुरु ऋषि विश्वामित्र ने उस मौके पर मंत्रों के जरिए एक खास घोषणा की थी, और वो मंत्र था, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा भिहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति पारायणं परतरं
रामाय दासो असम्यहम। रामे चित्तलय सदा भवतु में भो राम मामुद्धार। इसका अर्थ है कि राम राजाओं के सिरमौर हैं। उनकी उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता और उनकी सदा जय होती है। और राम का नाम जो लोग लेते हैं वो हर जगह जीतते हैं। राम के नाम का प्रताप ऐसा है जिसे सुनकर ही असुर भाग जाते हैं। राम जैसा कोई और भी धर्मपरायण नहीं है और हम सब राम की शरण में हैं। राम को सदा मन में बसा कर रखो, हे राम सभी लोगों का उद्धार करिए। ये इस मंत्र का अर्थ है। अयोध्या मंदिर के ऊपर 25 नवंबर को धर्म ध्वजा की स्थापना जब होगी तो पीएम मोदी इसी मंत्र का जप करेंगे और इसीलिए इसे पीएम मोदी के हाथों होने वाली सनातन का एक अश्वमेध यज्ञ भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस धर्म ध्वजा को वैदिक विधि विधान से फहराने का मतलब सनातन की रक्षा का संकल्प लेना भी है। और इसी संकल्प को ध्यान में रखकर राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए खास तौर से अभिजीत मुहूर्त को चुना गया है। ये वो मुहूर्त है जिसमें लिया गया संकल्प स्थायी होता है। 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से 1:30 तक श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है, जो अत्यंत शुभ है। और इसमें भी सबसे जो प्रभावी समय है वो है 12 बजे से लेकर 12:30 तक का। वैदिक विधि विधान पूरा होने के बाद बटन दबाते ही 10 सेकंड के अंदर यह धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर फहराने लगेगी और इसके साथ ही वेद मंत्रों की गूंज के बीच मंदिर परिसर में घंटे घड़ियाल बजने लगेंगे। ये राम राज्य की स्थापना के संकल्प का एक तरह से ऐलान होगा। इसीलिए इस महत्वपूर्ण मौके की तैयारी बहुत सावधानी से की जा रही है। एक एक कड़ी को एक एक बार चेक किया जा रहा है और धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान किसी तरह की कोई चूक नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक अगली स्टोरी दिखाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए जंगल में बाघ या तेंदुआ देखना एक रोमांचक अनुभव होता है। बाघ, तेंदुआ जैसे जंगली जानवरों को करीब से देखने के लिए हर साल हजारों लोग देश में बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रुख करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में यही तेंदुए दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं और राज्य सरकारें तेंदुओं को दिए जाने वाले संरक्षण की बजाय अब इनकी आबादी नियंत्रित करने के उपायों पर काम कर रही है। और ये स्थिति कैसे आई, जरा इसको समझिए। तो पिछले 2 महीने में महाराष्ट्र में तेंदुए ने 14 लोगों की जान ले चुका है और इसमें बच्चे, बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक सभी शामिल हैं। जंगल का बसेरा छोड़कर तेंदुए बस्तियों में घूम रहे हैं, चार दीवारी फांदकर घरों में दाखिल हो रहे हैं, बेखौफ होकर इंसानों पर हमले कर रहे हैं। और ऐसा एक शहर का हाल नहीं, पुणे से लेकर नासिक तक महाराष्ट्र के कई जिले इन दिनों तेंदुओं के दहशत के साए में जी रहे हैं। तेंदुओं के बढ़ते हमले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और मीटिंग में तय हुआ कि इंसानों पर हमला करने वाले तेंदुओं को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। अब फैसला क्या लिया गया है वो भी जरा जान लीजिए। तो फैसला यह है कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए ड्रोन स्कैनिंग की जाएगी, अतिरिक्त पिंजरे, रेस्क्यू टीम, इनकी संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी। पुणे में 2 रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी। ट्रैकिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नरभक्षी तेंदुओं की नसबंदी की जाएगी ताकि उनकी हिंसक प्रवृत्ति को रोका जा सके। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार केंद्र को एक सिफारिश भेजने जा रही है और सिफारिश यह है कि आदमखोर तेंदुओं को अनुसूची 2 से हटाकर अनुसूची 1 से हटाकर अनुसूची 2 में रख दिया जाए, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तेंदुए अनुसूची 1 में हैं और इसका मतलब यह है कि उनको नुकसान पहुंचाना या मारना एक बड़ा अपराध है। तो असल में तेंदुओं के बढ़ते हमलों की वजह से लोगों में नाराजगी बहुत बढ़ रही है और यही वजह है कि सरकार एक्शन मोड में है। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन जीवों को लेकर एक आंकड़ा जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि महाराष्ट्र में तेंदुओं की आबादी करीब 2000 है और यह 2022 का आंकड़ा है और तब से 3 साल हो चुके हैं। जाहिर है कि तेंदुओं की आबादी बहुत बढ़ गई होगी। और यह सिर्फ एक राज्य का किस्सा नहीं है और एक इलाके का किस्सा नहीं है। पिछले कुछ दशक में देखें तो बहुत सारे जो तराई वाले इलाके हैं
यूपी उत्तराखंड के, वहां भी जंगली जानवरों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। और एक दौर था जब इस देश में जंगली जानवरों का शिकार करने की संस्कृति थी और आजादी से पहले राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर जंगल में शिकार करने जाते थे, खूंखार जानवरों का शिकार करना फख्र समझते थे। लेकिन देश का राष्ट्रीय पशु का कहा जाने वाला बाघ जब इस परंपरा की बलि चढ़ने लगा, तब सरकारों के कान खड़े हुए। दुनिया भर में बाघों की 70% आबादी भारत में रहती है, लेकिन 60 से 70 के दशक में ये आंकड़े डगमगाने लगे और इसीलिए 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों की कम होती जनसंख्या के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिससे बाघों को तो खूब संरक्षण मिला, लेकिन बाघों की यही बढ़ती हुई आबादी तेंदुओं का आशियाना छीनने लगी। आबादी बढ़ने पर बाघों के लिए जंगल छोटे पड़ने लगे और इसके चलते बाघ जंगल के बाहरी किनारों पर भी अपना बसेरा जमाने लगे और जहां की ये जो बाहरी जो इलाके होते थे वो पहले तेंदुओं का ठिकाना हुआ करते थे। नतीजा ये हुआ कि ये धीरे धीरे तेंदुए जंगल के किनारों से निकलकर और गन्ने के खेतों तक आकर अपनी टेरिटरी बनाने लगे और इंसानों और तेंदुओं की भिड़ंत इसी तरीके से बढ़ती चली गई। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।